सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर बहुत ही अच्छे से होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग इसी पठन पाठन के क्रम में हिंदी साहित्य से 13वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संस्कृति क्या है और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। बच्चों, आइए अब लेखक परिचय पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के सिमरिया में 23 सितंबर 1908 को हुआ था। भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। दिनकर जी को उनकी काव्य कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि। बच्चों, अब आइए इस पाठ में किस बात का उल्लेख है इसे भी हम जान लेते हैं। लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर का गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार था। भारत की सांस्कृतिक कहानी से लिया गया यह निबंध सभ्यता और संस्कृति के सूक्ष्म अंतर को उद्भासित करता है। इस पाठ में लेखक ने संस्कृति को सभ्यता के ऊपर वरीयता देते हुए बताया है कि संस्कृति ही वह गुण है जो मनुष्य को पशुत्व से मनुष्यता की ओर प्रवृत्त करती है। भारतीय संस्कृति का यशोगान करते हुए लेखक इसे अलग अलग जातियों का संगम स्थल बताते हैं। इसी आधार पर उन्होंने भारतीय संस्कृति को दुनिया की संस्कृति का आईना बताया है। अब आइए बच्चों, इस पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। सभ्यता और संस्कृति ये दोनों 2 शब्द हैं और उनके मायने भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, दया, माया और परोपकार सीखता है, गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। एक वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था, जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खूह में वास करता था, जब उसे खेती करना भी नहीं आता था और वह कंद मूल या जंगली जीवों का गोश्त खाकर गुजारा करता था, जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था। तब या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज छिपाता था। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा त्यों-त्यों वह सभ्य होता गया। यानी वह आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने और कपड़े बुनकर उन्हें पहनने लगा। तब वह असभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा। आज भी रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज़, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन सब से कहीं अलग है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं, लेकिन जिस ढंग से हम भोजन तैयार करते हैं और जिस कला से हम उसे खाते हैं वह हमारी संस्कृति कहलाती है। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है और नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय, भैंस, बैल,
घोड़े, हाथी, मोटर और हवाई जहाज़ भी होते हैं, मगर ये सारी वस्तुएं हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जिनसे यह जाना जा सकता है कि ज़िंदगी की मोटी और बाहरी सुविधाएं हमने कहाँ तक हासिल की हैं, लेकिन सभ्यता इतने मोटे तौर से दिखलाई नहीं देती। वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन है और वह हमारी प्रत्येक पसंद और आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृति बतलाती है। कपड़ा तैयार करना सभ्यता का काम है, लेकिन उसका रंग रूप कैसा हो यह हमारी संस्कृति बतलाती है। हथियार गढ़ना सभ्यता का काम है, लेकिन उस हथियार से किसी को मारना ठीक है या नहीं यह बतलाना संस्कृति का काम है। आज दुनिया में बड़े बड़े बम और दूसरे हथियार बन रहे हैं क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन संस्कृति पुकार पुकार कर कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि इनसे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर हैं, वे प्रकृति के दिए हुए हैं, मगर ये विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि उसमें विकारों को बढ़ना नहीं घटना चाहिए, गुस्से को ज़्यादा नहीं कम होना चाहिए और लोभ, मोह, मद, मत्सर को भी एक हद में रहना चाहिए। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू कर पाता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना, उसके गुणों को अधिक बनाना है। आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुत्व को छोड़कर वह जितना ही आगे बढ़ता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही अच्छी होती जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब 2 देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया हो। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार रहे हैं। यही नहीं बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से जो अनेक जातियां इस देश में आती रही हैं उन सबकी संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे हैं और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई है कि आज वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई है। असल में भारतीय संस्कृति में वसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आई है और इन चारों मौक़ों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाहट पैदा हुई है, जो फूल खिले हैं, वे हमारी संस्कृति को आज भी ताज़ा बनाए हुए हैं। इन 4 अध्यायों में पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने उस संस्कृति की नींव डाली जिसे हम हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं। दूसरा अध्याय वह है जबकि यह संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियाँ दूर हुई और यह संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई। तीसरा अध्याय वह है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म
का इस्लाम से संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी पर हिंदुओं और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया। आपको इस पाठ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और बहुत कुछ जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। बच्चों, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और हम संस्कारवान बने रहें, इस बात का प्रयत्न भी करना चाहिए। अब आइए शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं। संस्कृति, संस्कार। खोह, गुफा या मांद। विनम्रता, विनीत, सुशील। मद, अहंकार। रूढ़ि, प्रथा। सभ्यता, सभ्य होने का भाव या शिष्टता। लाज, लज्जा या शर्म। विकार, विकृति, रोग। मत्सर, द्वेष। बच्चों, आपको तो पता ही है कि आप हिंदी साहित्य से जो भी पाठ पढ़ाए जाते हैं उन पाठों के आप 10 शब्द अपनी कॉपी में लिखकर उसका कठिन शब्द शीर्षक के अंतर्गत अभ्यास करते हैं। ठीक इसी तरह से आप इन शब्दों को भी लिखकर उसका 3 बार अभ्यास करेंगे और उनके अर्थ भी लिखेंगे। और आप पूर्ववत ही लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से प्रश्न संख्या क, ख, ग अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।